वेलकम डियर फ्रेंड्स, अचीवर्स पाथ क्लासेस में मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर विचार करेंगे, यानी कि ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस के पेपर हों या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी के इम्पॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को, ऑप्शन बी। सेकंड है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किस पहलू का विकास करना। क्या ज्ञान के विकास करना? बिल्कुल है। शरीर का विकास करना? बिल्कुल है। आप देखते हैं कि जितने भी फिटनेस रिलेटेड एजुकेशन होता है वो भी सिखाया जाता है आपको, और बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस का भी ग्रोथ करना है। लेकिन दोस्तों सबसे जो आप देखेंगे व्यक्तित्व में क्या आता है? हमारा ज्ञान आता है, हमारा शरीर आता है और हमारी इंटेलिजेंसी भी आती है। ओवरऑल हमारे जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है, इसका काम है हमारे व्यक्तित्व का विकास करना, और ये जो व्यक्तित्व होते हैं ये सारे पहलू इसमें आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये 2009 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? जाहिर सी बात है उसके माता पिता ही उसके शिक्षक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब कोई भी चीज़ जो सिखाया पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसी को ही शिक्षा कहते हैं, चाहे वो दुनियादारी हो यानी कि बाहरी नॉलेज हो या किताबी नॉलेज हो। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बहुत से लोगों को मन में आ रहा होगा, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। पाली गलत है, अपभ्रंश गलत है, यानी कि विशुद्ध संस्कृत सही है। दोस्तों ये विशुद्ध संस्कृत और संस्कृत में डिफरेंस क्या है और विशुद्ध संस्कृत क्यों सही है? दोस्तों एक्चुअल में ये जो संस्कृत थी ना, ये वैदिक काल में संस्कृत लोग बोलते थे, यानी कि जो जनरल लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत, लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज होती थी वो थी विशुद्ध संस्कृत हुआ करती थी, यानी कि जो जिसमें बिल्कुल व्याकरण का पूरा ध्यान रखा जाता था। तो ये सारा का सारा लैंग्वेज जो था विशुद्ध संस्कृत कहलाता है। तो जो शिक्षा का माध्यम था वो विशुद्ध संस्कृत था। एक बात और, अगर पेपर में विशुद्ध संस्कृत ऑप्शन में नहीं होता है तब आप संस्कृत को सही मानेंगे, लेकिन जब संस्कृत और विशुद्ध संस्कृत दोनों ही ऑप्शन हो तो आप विशुद्ध संस्कृत को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे उसमें क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु वर्ग में होता था? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 10, 10 वर्ष में होता था। 8 वर्ष में होता था ब्राह्मणों के लिए, 10 वर्ष में होता था क्षत्रियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल तथा शिक्षा केंद्रों पर किसका नियंत्रण होता था? दोस्तों यहाँ नियंत्रण से सेंस ये कि जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय ये किसके कंट्रोल में थी और इसको चलाता कौन था, यानी कि इसका जो खर्चा वगैरह था ये कौन देखता था? तो दोस्तों ये स्वयं के अधीन हुआ करती थी, ना राजा के अधीन थी ना प्रजा के अधीन थी, ये स्वयं के अधीन होती थी। स्वयं का सेंस ये कि जो भी गुरुकुल चलते थे, जो भी आचार्य या ऋषि मुनि जो इन गुरुकुलों को चलाते थे वो स्वयं ही पाठ्यक्रम डिसाइड करते थे और स्वयं ही उसका पूरा का पूरा जो करिकुलम होता था उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं के अकॉर्डिंग चला करता था। तो इसलिए उनका स्वयं का ही नियंत्रण होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद है क्या? दोस्तों इसका वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे एक शब्द में हम जाने तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद ऐसा विवाद था जब 1813 का घोषणा पत्र यानी कि आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, तो उसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 में भारतीय शिक्षा से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें 3 चीज़ों को लेकर के विवाद था। 1 लाख रुपए की धनराशि, दूसरा भारतीय विद्वान और तीसरा है साहित्य। इन तीनों चीज़ों पर विवाद था और इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर विवाद ये था
कि कुछ ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो जो एजुकेशन सिस्टम हो यानी कि साहित्य हो और विद्वान हो वो भारतीय हो, और कुछ ब्रिटिशर्स चाहते थे नहीं, जो साहित्य हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और ब्रिटिशर्स ही उनको पढ़ाएं, ताकि जितने भी भारतीय हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उनके रूल्स को समझें और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी सोच हो जाए और उनके गुलाम बन के रहें। तो इसका आंसर है 1813। और इस विवाद को सुलझाया किसने था दोस्तों? इस विवाद को सुलझाया था मैकॉले ने। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा, जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था? तो दोस्तों गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट भारत में एनसीटीई, ये एनसीटीई क्या है दोस्तों? एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में हुई थी। नेक्स्ट, अनुसंधान से पता चलता है, ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस पीआरटी के पेपर में आया हुआ था 2015 में। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किए ये सारे के सारे टीचिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। दोस्तों ये जो 14th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जितने भी होते हैं, यानी कि जितने भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो है जिसके ज़रिए बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट डज ADHD स्टैंड फॉर, यानी कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि ये बीमारी अक्सर बच्चों में होती है। ये एक मेंटल स्टेज होती है जिसमें बच्चा चीज़ों पर एक कंसंट्रेशन नहीं क्रिएट कर पाता है, वो फालतू में बड़बड़ाता है या अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है। तो ये बच्चों में होता है और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 15th क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे के सारे जो सीरीज़, अब मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लाता रहूँगा। अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड समझ सकते हैं और काफ़ी कुछ इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं। जैसे हमारा सिलेबस सीख सकते हैं, कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं तो आप उनको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।